तो आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और इस दिन को मनाने का मकसद खाद्य सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का हर 10वां इंसान दूषित खाने की वजह से गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। WHO की माने तो खराब खाने से दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 340 बच्चों की मौत हो जाती है, वो भी प्रिवेंटिव जो बीमारियां हैं उनसे, यानी कि उनको बचाया जा सकता है। जबकि दुनिया भर में हर साल 50 लाख लोगों की मौत फूड पॉइजनिंग और उससे जुड़ी दूसरी बीमारियों के चलते हो जाती है। यही नहीं, हर साल मध्यम आय वाले देशों में दूषित खाने से प्रोडक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य पर मोटी रकम खर्च होता है, वो अलग। स्वास्थ्य खराब होने पर सालाना 110 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। WHO के मुताबिक 200 से ज्यादा बीमारियां खाने में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और केमिकल्स की मौजूदगी के कारण हो रही है। अब आपको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का इतिहास भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस दिन को मनाने की शुरुआत 2018 में WHO की FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसी दिन को मनाने की वजह लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना भी है, भोजन बर्बादी नहीं करना और ऐसा खाना उपलब्ध कराना जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। इस दिन को मनाने से जुड़े हुए बड़े अहम मुद्दे हैं। इस बार फूड सेफ्टी डे की जो थीम है, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स रखी गई है। इसका मतलब खाद्य गुणवत्ता से जीवन सुरक्षित, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं, क्या उनको हम एक स्टैंडर्ड के दायरे में रख सकते हैं ताकि वो जाने बचाएं। यही है इस बार की थीम। अब असुरक्षित खान पान के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। खाना बनाने में, उसको तैयार करने में बरती गई असावधानियां और गंदगी स्वास्थ्य को किस कदर बिगाड़ सकती हैं, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। आधा पका हुआ खाना और उसमें मिले हुए जो दूषित कण हैं, उनमें उससे फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसीलिए खाना पूरी तरह से पका हुआ हो, खाना पूरी तरह से साफ हो। साथ ही साथ खुले में बिकने वाला जो स्ट्रीट फूड है वो आपकी सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में स्ट्रीट फूड को देख समझकर पूरी तरह से पड़ताल करके ही खाना चाहिए। लंबे समय से रखा हुआ पैक्ड फूड, ये भी आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हमें ऐसे मानक बनाने की जरूरत है जिसमें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां रोकी जा सके। खराब खाने की वजह से ही इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों को उनके खाने को हेल्दी और हाइजेनिक बनाने की प्रक्रिया बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार 100 फूड स्ट्रीट्स बना रही है ताकि खाना क्या है और खाने का स्टैंडर्ड, दोनों की जानकारियां सभी तक मिल सके। खाने का स्टैंडर्ड तय होने के बाद स्ट्रीट फूड वाले मानकों के अनुसार भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत तैयारी करने की कोशिश की है, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है इस दिशा में बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं सारिका अग्रवाल जी, MD हैं फूड सेफ्टी वर्क्स की। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक आम इंसान का जो निवाला है उसमें जहर क्यों घुल रहा है। क्या हम अपने खाने पीने की चीज़ों को, एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम हाइजीनिक बनाएं, लेकिन एक गवर्नमेंट स्तर पे भी, पॉलिसी स्तर पर भी, क्या वो इंटरवेंशन आपको लगता है कि पर्याप्त है जिससे हम एक आम आदमी का खाना सेफ, सुरक्षित, हाइजीनिक बना रहे हैं? थैंक यू दीपक जी। सबको खाना सुरक्षित और न्यूट्रिशियस मिलने का हक, ये नहीं है कि किसी को अनसेफ खाना मिले। जैसे आपने बताया, काफी बच्चे आज के दिन 340 बच्चे हर दिन इस अनसेफ खाने की वजह से मर रहे हैं, राइट। 16 लाख लोग पर डे अनसेफ खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? रेगुलेटर, यस, रेगुलेटर अपने रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और आज का इस बार फूड सेफ्टी डे का, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम भी है स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। यदि आप स्टैंडर्ड ही ना बनाओगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि कितनी मात्रा में क्या चीज आप डाल सकते हो? तो पहली चीज है कि मात्रा बनानी जरूरी है। रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स बनाने बहुत जरूरी है। अब स्टैंडर्ड्स आप बना दिए, लेकिन स्टैंडर्ड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे बताओगे? अब कैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को बताओगे,
कैसे आप नीचे कंज्यूमर को अवेयर करोगे? आप जैसे घर पे कुछ पैकेट ले आए हो, उसको आपने अच्छे से हाथ धो लिया है, आपने अच्छे से बर्तन में पका लिया है, लेकिन उस पैकेट में क्या है? कहाँ से आया है? आपके फार्मर्स जो किसान भाई हैं, वहाँ से लेके आप तक हर कोई रिस्पॉन्सिबल है उस खाने को सुरक्षित बनाने के लिए। ये नहीं बोल सकते हो सिर्फ रेगुलेटर का हाथ है। हाँ, रेगुलेटर अपना लगा रखा है, पूरी मेहनत लगा रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड्स बनाओ, और स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करना फूड बिजनेसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? पहले इंश्योर इट्स सेफ, कि सुरक्षित है। पॉलिसी बनाई गई है, फार्म लेवल पे किसानों ने क्या पेस्टिसाइड डाला है, क्या रसायन डाला है, उसमें कितनी मात्रा में डाली है, अप्रूव्ड है या नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आ मैम, जाता है प्रोसेसिंग में। हमारे देश में जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, आपको क्या हाँ लगता जी। है ये कितना कितना सुदृढ़ है? क्योंकि आज मंत्री जी कह रहे थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कि इलनेस से वेलनेस के लिए हमारे हिसाब से नियमन यानी कि स्टैंडर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं। अब ये बताइए कि स्टैंडर्ड्स तो हैं, अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे किसान कितने पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं, मार्केट में जब खाना आ रहा है जिस भी रूप में आ रहा है, कच्चे रूप में आ रहा है, पके हुए रूप में आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि मोटा मोटा तौर पर उसके लिए मानक हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरह से कोई चेक भी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? मतलब मानक हैं भी नहीं भी, ऐसा क्यों? तो इसलिए है कि आज के दिन कैसे पता चलेगा कितना रसायन है? स्टैंडर्ड्स तो बनाए गए हैं, अब उसको जब तक आप लैब में नहीं भेजोगे, एनालिसिस नहीं करवाओगे, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उसमें कितने रसायन है, कितनी मात्रा में रसायन है। तो उसके लिए आपको लैब में भेजना है, और हर प्रोडक्ट को लैब में भेजना मतलब खर्चे की बात है। तो अभी रिसेंटली केरला ने बोला था कि हम तो नहीं करवा पाएंगे, हर 6 महीने में आपने जो लगाया है, जरूरत है एवरी 6 मंथ्स की आपको लैब में रिपोर्ट भेजना, वो नहीं करवाएंगे। उसके लिए खर्चा आता है 3,000 से लेके 15-20 हजार तक आता है। अब कौन करेगा वो? हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इट? करेक्ट। तो बिल्कुल, इसके लिए पूरा चेन एसोसिएटेड होना बहुत जरूरी है, सबको एब्सोल्युटली, जरूरी है। अब कहाँ से करेंगे वो? बिल्कुल। अब मैम, एक जो बार बार आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि फसाई बार बार जब कहती है कि भाई हम स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे। अब हाँ जी। जो फूड एग्रीगेटर्स हैं, उनको कहा गया कि भैया आप कैलोरी काउंट बताइए, उस पर कितना काम हुआ नहीं हुआ, अभी तक हम सबके सामने उस पर स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। एक बार बीच में चला कि साहब स्टार रेटिंग आप कीजिए। स्टार रेटिंग में गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में अभी कोई ऐसी सहमति नहीं बन पाई है। तो हम कब तक वेट करेंगे? और ये हमेशा हमने ग्रे एरिया में खाने के सब्जेक्ट को क्यों छोड़ा हुआ है? देखिए, स्टार रेटिंग का यदि मैं बात करूं, स्टार रेटिंग का क्या हो रहा है, दे आर डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। करेक्ट। और हमारे देश में यदि आप देखोगे, कोई अचार, मिर्ची, भुजिया, मीठा के बिना खाना कंप्लीट होता नहीं है। राइट। एंड इफ यू लुक एट हर चीज के लिए यदि आप देखोगे, तो ज्यादा करके चीजें जिनके बिना हमें होगा भी नहीं, वो सारे आपके रेड फ्लैग्स में आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री, क्या आप खाओगे? यदि किसी भी फ्रंट ऑफ लेबल में यदि आप ट्रैफिक सिग्नल ही डाल दो या स्टार रेटिंग डाल दो, तो आप एज अ कंज्यूमर होना चाहिए। यस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि कंज्यूमर को आप अवेयर करें, कंज्यूमर डिसाइड करे कि क्या चीज है, लेकिन क्या राइट मॉड्यूल है अपने इंडियन फूड के लिए? आई थिंक उस पे ही अभी बहुत काम चल रहा है और करना पड़ेगा, जहां पे हम बता सकें कि कौन सा वाला सिस्टम, कौन कौन सा मॉड्यूल अपने देश के लिए, अपने खाने के लिए सही रहेगा। वी कैन नॉट अडॉप्ट कि हर किसी देश का या और किसी देश का हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैलेट्स जो है हमारा अलग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें फूड सेफ्टी के लिए शेल्फ लाइफ से लेकर, हार्मफुल इंग्रेडिएंट से लेकर, सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नो आर्टिफिशियल, नो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, नो एडल्ट्रेंट्स, ये हम देखते हैं कि कुछ जो ब्रांडेड जो उत्पाद हैं उनमें तो ये ठीक है, उसमें तो ये लागू हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अभी जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर है हमारा और खुला वाला जो फूड है, उसमें ये नहीं हो रहा, जबकि ये सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला यही सेक्टर है। तो ऐसे में हम वहां पर कैसे एक स्टैंडर्ड्स तय करें, कैसे हम इंश्योर करें कि जो खुले में जो बिक रहा है खाना, सबसे ज्यादा जो कंज्यूम हो रहा है, वो एक उपभोक्ता तक सेफ और हाइजीनिक रूप में पहुंचे?
तो मेरा ये कहना है इस पे कि कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर, यदि आप जाके बाहर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में खाते हो, यू हैव टू बी अवेयर कि क्या आपके लिए सही है। डिमांड करना जरूरी है। ये सिर्फ रेगुलेटर या फूड बिजनेस ऑपरेटर का सिर्फ कहानी नहीं हो सकती। डेफिनेटली यस, कैसा रॉ मटेरियल गया है, वो सेफ है, अनसेफ है, तो राइट फ्रॉम द फार्म टू फोक आपको पूरा चेन, सप्लाई चेन ठीक करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत काम है, कैसे करेंगे? आई थिंक एवरीबडी हैज टू गेट इन्वॉल्व, राइट? एज फूड सेफ्टी वर्क्स हम बहुत कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस करें, ट्रेनिंग करें, लोगों को बताएं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है। इसमें काफी साल लग सकते हैं जहां पे हम सारी चीजें राइट करें। बिल्कुल। लेकिन मैम अगर डब्ल्यूएचओ की हम बात करें, जो एफएओ का जो जिक्र हम करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके आधार पर हम ये दिन मनाते हैं 2018 में जब इसको हमने किया था, उसमें साफ है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सेफगार्ड कंज्यूमर्स के लिए, खास तौर से जो फूड बोर्न डिजीजेस हैं, जो खाने से होने वाली डिजीजेस हैं, उनके लिए आपको इस तरह का वो करना पड़ेगा। लेकिन फूड सेफ्टी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट के बीच में ऐसा लगता है झूल रहा है, एक दूसरे के ऊपर टोपी पहना रहे हैं सबके सब, जबकि वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों है मैम? मतलब ये एक बेचारगी वाली स्थिति क्यों है इंडिया में? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, मैं बताऊंगी अकाउंटेबिलिटी की बात। एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर, आर यू अकाउंटेबल? जो आप कहते हो कि हाँ, जो मैं बना रहा हूँ मेरे बच्चों को खिला सकता हूँ, आप कितना खिला सकते हो? जो आप खुद बना रहे हो, आप देख रहे हो, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, करेक्ट? यदि आप खा सकते हो, डेफिनेटली आप एश्योर्ड हो कि जो आप बना रहे हो वही आप कंज्यूमर को दे सकते हो, वही आप खा सकते हो, तब ठीक है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कौन दे रहा है? आज के दिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबके साथ ये है, चल जाएगा, हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो जब तक ये एडजस्ट एंड मैनेजमेंट रहेगा तब तक नहीं रहेगा। डेफिनेटली रेगुलेटर हैज टू कम स्ट्रॉन्ग कि नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट एवर दी फाइन्स आर, राइट, व्हाट एवर द एनफोर्समेंट जो भी है वो आपको अप्लाई होगी तो होगी। देयर इज नो इफ एंड बट। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये लेकिन इसीलिए ना, ये एक ऐसा इशू है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है और इसीलिए रिजॉल्व भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ आगे स्टैंडर्ड अगर आप तय करने के लिए जाएंगे तो फिर इंडस्ट्री बोलती है कि साहब हमको कारोबार नहीं करने दे रहे, स्टैंडर्ड क्यों लगा रहे हैं, हमारे ऊपर चेक्स क्यों लगा रहे हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड्स नहीं लगाते हैं तो फिर जो मन में जिसके आ रहा है वो कर रहा है। और जब आप थोड़े थोड़े सख्तियां करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी शुगर वाले इशू में डब्ल्यूएचओ ने इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी करी, उसके बाद पूरा का पूरा कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे आप इस्तेमाल पे कोई चेक कीजिए। गवर्नमेंट ने जी बिजनेस की खबर के बाद फसाई ने कोशिश करी कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जाए, उनसे बात की जाए। वहां पर जितनी भी बेवरेजेस एसोसिएशन है वो डब्ल्यूएचओ की स्टडी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये वैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। तो जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तब तक एक मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बनाने की नारा तो बहुत अच्छा है कि स्टैंडर्ड से जो है लाइफ सेव होंगी, लेकिन स्टैंडर्ड बनने कौन देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इंडस्ट्री, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, जैसा मैंने कहा, तीनों को एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पर बैठकर काम करना चाहिए। अब उसमें इच्छा शक्ति कितनी दिखाते हैं तीनों के तीनों स्टेक होल्डर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। सारिका अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच।